गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता आज की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीकॉम फाइनल ईयर के लिए दो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है इनकम टैक्स और ऑडिटिंग। इसमें हम यूनिट वाइज क्या क्या क्वेश्चन इस साल बनने वाले हैं 2023-24 में, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और साथ ही साथ इसमें ये देखना है कि कैसे हम इसको पढ़ करके जाएंगे और हमारा क्वेश्चन बढ़िया बन सके। मैं अंग्रेजी मीडियम के छात्रों के लिए कहना चाहूँगा कि मैं इसमें जो है रिटेन में तो नहीं लिखा हूँ उनके लिए, लेकिन इंग्लिश में उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा। आप उनको वीडियो को देखिए, आखिरी तक देखिए, लास्ट तक देखिए, और आपको समझ में आएगा कि क्या क्या क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। उसको आप नोट कर लीजिए, या फिर जो गाइड है या फिर आपके पास बुक्स है, आप उसको क्वेश्चन को टिक कर लीजिए और उसको आप पढ़िए। चलिए शुरुआत करते हैं। ऑडिटिंग, पहला यूनिट ऑडिटिंग का। पहला क्वेश्चन है, लेखा कर्म आरंभ होता है जहां पुष्पपालन समाप्त होता है। अंकेक्षण आरंभ होता है जहां लेखा कर्म समाप्त होता है। इस कथन को समझाना है। कहना का मतलब क्या कर रहा है? अकाउंटिंग इज स्टार्टेड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग इज स्टार्टेड वेयर अकाउंटिंग इज क्लोज्ड इन। ऐसा है ना? ये चीज, इस स्टेटमेंट को क्या करना है आप लोगों को बताना है। एक स्टेटमेंट है कि हमें जब लेखा कर्म आरंभ होता है, यानी हमारा जो अकाउंटिंग काम होता है, वो कब आरंभ होता है? जब बुक कीपिंग यानी जर्नल और लेजर का काम खत्म होने के बाद हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला कार्यक्रम चालू होता है। उसके बाद जब वो खत्म होता है तो उसके बाद हमारा ऑडिटिंग वर्क, यानी जो ऑडिटिंग का मतलब रिकॉर्ड को चेक करने वाला वर्क चालू होता है। तो ये वही इस स्टेटमेंट को बताने की बोल रहा है। दूसरा, ऑडिटिंग अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है? किसी व्यवसाय का अंकेक्षण आरंभ करने के पूर्व आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? ऑडिट प्लानिंग की बात कर रहा है, ऑडिट प्रोग्राम की बात कर रहा है। व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम? स्टेप, इसमें किसी व्यवसाय के अंकेक्षण आरंभ करने के पूर्व आप कौन कौन से कदम उठाएंगे? स्टेप की बात बोल रहा है कि अगर ऑडिट, स्टेप बिफोर ऑडिटिंग, स्टेप बिफोर ऑडिटिंग की बात कर रहा है, उसको आपको बताना है। तीसरा, इसमें पहले उनका तीसरा क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अंकेक्षण पुस्तिका जिसको बोलते हैं ऑडिट नोटबुक बोलते हैं, लेखा परीक्षण फाइल ऑडिट वर्किंग पेपर बोलते हैं, और नैतिक जांच रूटीन चेक, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है शॉर्ट में। तो ये आपका पहला यूनिट का क्वेश्चन हो गया। दूसरा, यूनिट 2 का प्रमाणन रीढ़ की हड्डी है। वाउचिंग इज अ बैकबोन, समझाना इसको, ठीक। प्रमाणन प्रविधि अपनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? प्रमाणन प्रविधि यानी वाउचिंग टेक्निक, वाउचिंग टेक्निक को जो है इस्तेमाल करते समय हमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, इसको क्या करना है? ध्यान में रखना है। आंतरिक निरीक्षण क्या है? व्हाट इज इंटरनल चेक? इसके क्या उद्देश्य है? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? एक अच्छी आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था का क्या सिद्धांत है? व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ए गुड इंटरनल चेक, ठीक। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, संपत्तियों का सत्यापन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड, ये सॉरी, संपत्तियों के सत्यापन का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स की बात कर रहा है। इसके सत्यापन के लिए अंकेक्षण कहां तक के जिम्मेदार है? ऑडिटर जो है कहां तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इसके जो वेरिफिकेशन के लिए ऑडिटर किस किस लेवल तक का जो है लायबल है, इसको बताना है। यूनिट 3 की जब बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन, कंपनी अंकेक्षण की नियुक्ति, निष्कासन, अयोग्यता और पारिश्रमिक के संबंध में क्या प्रावधान है? एक कंपनी का जो ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट, उसका जो रिजिग्नेशन, उसकी इनएलिजिबिलिटी और उसके रेमुनरेशन, इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है, उसको हमको बताना है। इसके बाद आप एक कॉलेज के खातों का अंकेक्षण करने के लिए अंकेक्षक नियुक्त किए गए हैं। आपको क्या करना है? एक ऑडिटर जो है बना दिया गया, अपॉइंट किया गया है, किसको वेरीफाई करने के लिए? कॉलेज की बुक्स को, उसको मतलब कॉलेज की बुक को वेरीफाई करने के लिए। तो आप अपना काम किस प्रकार करेंगे? आप जो है अपना काम, अपना वर्क जो है किस प्रकार को कंप्लीट कर पाएंगे? तो ये आपका क्वेश्चन है। तीसरा, विभाजन योग्य लाभ क्या है? व्हाट इज ए डिविजिबल प्रॉफिट? लाभांश वितरण के संबंध में कंपनी अधिनियम में क्या प्रावधान है? व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड? इस संबंध में अंकेक्षक का क्या कर्तव्य है? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इन दिस रिलेशंस, है ना? तो ये आपका
तीसरा यूनिट का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद चौथा यूनिट का क्वेश्चन की बात करता है, तो चौथा यूनिट में आपको बस 2 ही क्वेश्चन बेसिकली पढ़ के जाना है। पहला है अनुसंधान क्या है, व्हाट इज रिसर्च इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अनुसंधान के पूर्व किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिगेशन विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव रिक्वायर्ड। इस संबंध में अनुसंधानकर्ता के कर्तव्य बताइए। इन्वेस्टिगेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताने की बात कर रहा है कि जो किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, तो वो जो इन्वेस्टिगेटर है वो क्या क्या उसके लायबिलिटी होंगे, इसके लिए बताना है, ठीक। दूसरा मूल्यांकन क्या है, व्हाट इज वैल्यूएशन, संपत्तियों के सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, संपत्तियों का मूल्यांकन का महत्व बताना है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, स्कंद के मूल्यांकन में अंकेक्षकों के कर्तव्य। स्कंद मतलब स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू वैल्यूएट इन्वेंटरी। ये आपका क्वेश्चन है यूनिट 4 का। यूनिट 5 में क्या होगा, लागत अंकेक्षण क्या है, व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट, यह वित्तीय अंकेक्षण से किस प्रकार है, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम फाइनेंशियल ऑडिट। लागत अंकेक्षण के उद्देश्य और लाभों का वर्णन करिए। एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट ऑडिटिंग, ठीक। ये आपका कॉस्ट ऑडिट, ये आपका पहला क्वेश्चन 5th यूनिट का। उसके बाद प्रबंध अंकेक्षण क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट, प्रबंध अंकेक्षण के दौरान किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। मैनेजमेंट, व्हाट फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड टू ऑडिट मैनेजमेंट, टू ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आपका ऑडिटिंग का क्वेश्चन हो गया 5 यूनिट का अलग अलग पार्ट्स में। तो इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि इनकम टैक्स में क्या आएगा। तो बेसिकली इनकम टैक्स में थ्योरी के भरोसे आप ज्यादा नहीं रह सकते हैं। यूनिट 1, 3, 4 और 5 ये 3 यूनिट है जहां पे आपको थ्योरी पूछा जा सकता है। लेकिन दो बीच के जो 2 यूनिट है, जैसा यूनिट 2 और यूनिट 3, तो उसमें बहुत रेयरली चांस रहता है थ्योरी पूछने का। तो देखिए चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे थ्योरी जो है आपका इनकम टैक्स में बन सकता है, ठीक। तो पहला थ्योरी होगा, निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को किन किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है, संक्षेप में बताना है। निवास स्थान के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंसी कैटेगराइज इनकम टैक्स पेई, है ना। तो इसमें ध्यान रखना है निवासी, अनिवासी, असाधारण निवासी ऐसे नहीं बताना है। इसके जो कैटेगरी है, इसके जो अलग अलग है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, है ना, इन सब कंपनी, फर्म, इन सबको बताना है भाई। तो इसको इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एकदम अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये पूछा गया निवासी, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट को पूछा गया, ऐसा बात नहीं है। इसके लिए थोड़ा हिसाब से आप पढ़िएगा। आयकर गत वर्ष के आय पर लगता है, इनकम चार्ज ऑन प्रीवियस ईयर इनकम, ठीक। क्या आप इससे पूर्णतः सहमत है, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, यदि नहीं, इफ नॉट एक्सप्लेन इट्स एग्जम्पशन, अपवाद को बताना है, ठीक। आयकर गत वर्ष के आय पर लगता है, क्या आप इससे पूर्णतः सहमत हैं, यदि नहीं तो इसके अपवाद को क्या करना है, बताना है। उसके बाद तीसरा इसमें क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए, शॉर्ट नोट लिखना है। आकस्मिक आय, कैजुअल इनकम, अंशतः कृषि आय, पार्शली एग्रीकल्चर इनकम, माना हुआ करदाता, डीम्ड एसएससी और गत वर्ष प्रीवियस ईयर। तो इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है यूनिट 1 का। अब बात करते हैं यूनिट 2। मैंने पहले ही बताया कि यूनिट 2 में जनरली जो थ्योरी तो नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर थ्योरी पूछ दिया गया, आपका किस्मत अच्छा रहा और थ्योरी पूछ दिया, तो क्या थ्योरी पूछेगा। तो इसमें पहला है, एक वेतन पाने वाला कर्मचारी जिस प्रोविडेंट फंड का सदस्य बन सकता है उसको बताइए और प्रत्येक के बारे में आयकर विधान का वर्णन करिए। प्रोविडेंट फंड, एक जो कर्मचारी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर कोई भी एम्प्लॉय है, वो कौन कौन से ऐसे फंड है, जैसे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और उसके बाद फिर प्रमाणित हो गया, अप्रमाणित हो गया, ऐसा करके 3-4 फंड है, वो कौन कौन सदस्य बन सकते हैं, उससे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है।
आरपीएफ है ना, जीपीएफ, ये सब चीज के बारे में। उसके बाद इसमें टिप्पणी लिखना है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है टिप्पणी लिखो, क्या मानक कटौती, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो चैप्टर है उसमें आपको मिलेगा क्या, मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, न वसूल हुआ किराया, अनरियलाइज्ड रेंट, और ये मकान संपत्ति के कर मुक्त आय है ना, और जो रेंट फ्री इनकम है उसको बात कर रहा है ये। इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन बन सकता है एचआरए की गणना, मकान संपत्ति में सॉरी जब आप किराया आपको मिलता है, किराया जो मिलता है, किराए के पैसे जो मिलते हैं, आप जो रहने आप कोई एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, आपको किराया का पैसा जो आपको मिल रहा है तो उसके लिए जो है एचआरए की गणना करते हैं। वो कैसे करेंगे, प्रमाणित फंड क्या होता है उसके बारे में बात रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा है, किराया से मुक्त मकान की सुविधा मूल्यांकन जो परक्यूजिट में आते हैं, रेंट फ्री हाउस, तो उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2 का तो हो गया, यूनिट 3 की हम बात कर लेते हैं। तो यूनिट 3 में आपको क्वेश्चन जनरली तो नहीं मिलता है, लेकिन मैं एक अनुमान लगाऊं कि अगर इस साल अगर ठीक ठाक रहा तो क्वेश्चन बन सकता है। क्या है, एक व्यापार के कर योग्य लाभों की गणना करते समय कौन कौन से व्यय स्वीकृत किए जाते हैं, मतलब टैक्सेबल इनकम निकालना है। टैक्सेबल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं बिजनेस का टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उस समय कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जिसको हम अलाउ करते हैं और कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जिसको हम डिसअलाउ करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक, कौन कौन से व्यय व हानियां स्वीकृत है ये। उसके बाद इसमें ये यूनिट 3 में एक ही क्वेश्चन है जो आ सकता है, बहुत कम चांस है, रेयरली चांस है इन दोनों यूनिट का। यूनिट 4 की बात करते हैं तो कुल आय की गणना करते समय हानियों की पूर्ति संबंधी प्रावधान को बताइए। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, व्हाट इज द रूल ऑफ सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, सेटअप और कैरी फॉरवर्ड का क्या रूल है, मैंने उस जो लॉस हुआ उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है, उसका क्या रूल है, उसका आपको क्या करना है, बताना है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न कटौती की व्याख्या कीजिए, जो जो डिस्काउंटेड है, डिडक्शन है, उसके बारे में बताना है, जिसमें 80D है, 80DD है, 80DDB है और 80GGA है। इन 4 कटौती के बारे में बताना है। तो ये हो जाएगा। एक आखिरी इसमें क्वेश्चन हो सकता है कुल आय की गणना करते समय कौन कौन सी कटौती स्वीकृत है, यानी 80C से लेके 80U तक का जो डिडक्शन है उसको पूछ रहा है। जीटीआई काउंटिंग करते समय कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है या डिडक्शन है जो हमको अलाउ होता है, तो 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन की बात कर रहा है इसको, और इसको आप उदाहरण से बताएंगे, एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्या करना है, बताना है। तो ये हो गया आपका 4 यूनिट। 5वें यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो 5वें यूनिट में जैसा कमाओ वैसा चुकाओ योजना, जैसा कमाओ वैसा चुकाओ योजना, इसको बोलते हैं जैसा कमाओ मतलब when you earn then you pay, है ना। ये जैसा कमाना वैसा, यानी एडवांस पेमेंट की बात करता है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी जो प्रोविजन है उसको बताना है। यानी जैसे जैसे हमारा 4 लेवल में जो वो करते हैं, क्या नाम है, 4 अलग अलग समय में एडवांस पेमेंट करते हैं, तो जिस लेवल पे जहां तक हमारा कमाई हुआ रहता है, हमारा इनकम हुआ रहता है, उसी इनकम पे हमारा टैक्स जाता है। तो ये चीज आपका आएगा। उसके बाद निम्न पर टिप्पणी लिखिए, क्या टिप्पणी लिखना है, ये सर्वोत्तम कर निर्धारण, बेस्ट जजमेंट की बात करता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात कर रहा है, नियमित कर निर्धारण, रेगुलर असेसमेंट की बात कर रहा है, उसके बाद स्वयं कर निर्धारण, सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहा है, और उसके बाद पुनः कर निर्धारण, रीअसेसमेंट की बात कर रहा है। तो 4 तरह का असेसमेंट होते हैं, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन, आखिरी यूनिट का, आयकर प्राधिकारी कौन होते हैं, उनके अधिकार को समझाइए। आयकर प्राधिकारी, टैक्स अथॉरिटी, है ना, टैक्स अथॉरिटी, हु आर टैक्स अथॉरिटी, एक्सप्लेन इट्स राइट्स, ये आपको बताना। तो ये इस प्रकार इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 2 जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, सब्जेक्ट है, उसके बारे में मैं कवर किया हूँ। ये दोनों एक ही ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अगर एक थोड़ा सा किसी कारण से गड़बड़ हो जाए तो आप उस दूसरे से उसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। चाहे दुर्ग यूनिवर्सिटी हो, बिलासपुर हो, रायपुर हो, ठीक है, सरगुजा हो, बस्तर हो, ये सभी यूनिवर्सिटियों के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इन सबको बढ़िया से देखिए और इसकी तैयारी करिए, और इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, है ना। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि 2 जो हमारा और सब्जेक्ट बन गया, जैसे आपका मैनेजमेंट अकाउंट बन गया है और जीएसटी बन गया है, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।